चलो दोस्तों, नया पेपर शुरू करते हैं। ईयर 2024 5841 ये है पेपर को एक बार और देख लीजिए दोस्तों। हर बार डर का माहौल बने रहना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड। सेट्रियस पेरिबस मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए फॉरेन एक्सचेंज अगर रेट में चेंजेस आ रहे होंगे तो डिमांड और सप्लाई के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, जैसे वॉर चल रहा हो किसी कंट्री में अगर इन्फ्लेशन आ गया हो, बीओपी में डेफिसिट आ गया, ये सारी चीजों को क्या रखा जा रहा है? कांस्टेंट रखा जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। असर्शन मतलब डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ नेशन। बिल्कुल, अगर हम डीवैल्यूएशन कर रहे हैं, डीवैल्यू कर रहे हैं, और ये जो डीवैल्यू किया जा रहा है ये गवर्नमेंट कर रही है। आपको पता होगा कि हमारे पास एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और ये जो परफॉर्म करती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के थ्रू, जो भी फ्लक्चुएशन करती है, ये गवर्नमेंट लेके आती है। और गवर्नमेंट जो दो फ्लक्चुएशन लेके आती है, वो डीवैल्यू लेके आती है या रीवैल्यू लेके आती है। ठीक है, तो डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीड्स टू एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब जब डीवैल्यूएशन हुआ मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू वीक हो गई, आप वीक हो गए मतलब आप चीपर हो गए दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। तो यहां से एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इनफ्लो होगा, और एज वेल एज प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, जो दोनों किस चीज को बढ़ा देंगे दोस्तों? नेशनल इनकम को। रीजन डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक, रीजन मतलब ये क्यों हो रहा है? Devaluation of domestic currency refers to reduction in the value of domestic currency with respect to foreign currency under the fixed। बिल्कुल दोनों सही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है ऊपर वाले में डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के कारण, एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण नेशनल इनकम की बात हुई। नीचे में डीवैल्यूएशन कौन से फिक्सेशन मतलब कौन से रेट ऑफ सिस्टम की बात कर, वहां की बात कर। देखो ये समझो, ऊपर वाले में डोमेस्टिक करेंसी के डीवैल्यूएशन का इंपैक्ट बात कर रहा है, नीचे में डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की मीनिंग की बात कर रहा है। अगर यहां ये लिखता कि भैया एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, यहां ये लिखता कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फिर ये कनेक्ट करता। तो असर्शन जो है और रीजन जो है दोनों सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि नीचे एक्सपोर्ट या नेशनल इनकम की बात नहीं कर रहा, या चीपर हो जाता ऐसा लिखा होता तो भी चल जाता। द सेंट्रल बैंक कैन रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय, मनी सप्लाई रिड्यूस करना है बाय। अगर हम बैंक रेट बढ़ा दें, डिक्रीज कर दे कैश रिजर्व, या डिक्रीज कर दे बैंक रेट, या बाइंग। अच्छा, सबसे पहले बैंक रेट बढ़ाते हैं। तो बैंक रेट जो होता है ना दोस्तों, वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए दिया जाने वाला लोन है। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए दिया जाने वाला लोन है, जो कौन किसको देता है? आरबीआई देती है। किसको दोस्तों? कमर्शियल बैंक को। तो जिस इंटरेस्ट रेट पर देती है उसको बोलते हैं बैंक रेट। अगर हम ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को देने वाले लोन का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देगी, इससे लोन डिस्करेज होगा, तो मनी सप्लाई रिड्यूस हो सकता है। तो ए से तो हो सकता है। डिक्रीज करेंगे कैश रिजर्व तो लोन अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिड्यूस नहीं होगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, तो ये खत्म। डिक्रीज इन बैंक रेट इंक्रीज करने से होने वाला है। और बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इससे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा दोस्तों। हमें मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, इससे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ए। Third, identify which of the following is not a source of demand for foreign exchange for India। Import demand है दोस्तों, remittance by foreigner living in India to their families, ये भी डिमांड है, क्योंकि इससे क्या होगा? इन इंडिया, बाहर से हमारे कंट्री में डॉलर आएगा। इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग फॉरेन कंट्री, इससे भी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। क्यों? जब इंडियन टूरिस्ट बाहर की कंट्री में जाएंगे तो रुपीस को वो एक्सचेंज करेंगे डॉलर में, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो थर्ड से भी डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इससे इनफ्लो होगा दोस्तों। इनफ्लो होगा मतलब हमारे कंट्री में सप्लाई बाहर से आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर डी। हमें डिमांड देखना था, सप्लाई नहीं। तो सप्लाई हमें क्या पूछा था? नॉट, तो मतलब सप्लाई देखना था, और सप्लाई किससे हो रहा है? डी पॉइंट से। फोर्थ क्वेश्चन, इफ अ स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन, स्ट्रेट लाइन, एक काम करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन स्ट्रेट लाइन मेक्स अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट, मतलब ये यहां से शुरू हो रहा है वाई एक्सिस से, ये it implies that marginal propensity to consume and average propensity to consume as the level of income increases। देखो ये जो स्लोप होता है ना कंजम्पशन फंक्शन में या कंजम्पशन कर्व में, जो स्लोप होता है, ये स्लोप होता है दोस्तों एमपीसी।
स्लोप कौन होता है? एमपीसी। तो पहली बात, जो एमपीसी है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। क्यों कांस्टेंट रहना चाहिए? ध्यान से समझो। अगर कर्व ऐसे बढ़ता तो राइज लिखते अपन, अगर कंजम्पशन फंक्शन नीचे जाता तो अपन फॉल लिखते। लेकिन हमने देखा है कि भैया एमपी जो कंजम्पशन कर्व रहता है वो पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोपिंग रहता है। ये तभी हो सकता है जब चेंज है ना वो कांस्टेंट रहे। तो इसीलिए रिमेन्स कांस्टेंट, दो जगह रिमेन्स कांस्टेंट, तो एमपीसी क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए दो जगह। अब क्या लिखा है? एपीसी एज द लेवल ऑफ इनकम। तो एपीसी क्या होगा? ध्यान से समझो। आपको एक लाइन मैंने बताई थी, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट जो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन कंजम्पशन है वो कम होने लगता है, मतलब एपीसी फॉल होने लगेगा। तो अपने लिए कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, अंडर द डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल द राइज एंड फॉल। सेंट्रल बैंक कैन मैनेज्ड फ्लोटिंग। दोस्तों सेंट्रल बैंक सिर्फ और सिर्फ मैनेज्ड फ्लोटिंग में इंटरफियर कर सकती है। सिक्स्थ क्वेश्चन, identify the incorrect feature of the money supply in economy from the following it measured during a period of time। नहीं, ये particular point of time पे। it includes stock of money held by the government। नहीं। it always represent the currency held with the central bank। नहीं, ये तो तीनों ही गलत हो गया दोस्तों। क्या क्वेश्चन था ये? कौन से पेपर में आता है? कौन से ये स्टेट में आया होगा दोस्तों? तीनों ही गलत है। Assertion is on seventh question. Real GDP is a better indicator of economic growth of a nation as compared to norm। बिल्कुल सही है। Reason, real GDP measures the value of goods and services at current year price। गलत। तो रीजन गलत हो गया, assertion सही है। Assertion is true but reason is false। तो सर क्या है? करंट ईयर नहीं होता दोस्तों, बेस ईयर होता है। बेस ईयर प्राइस पे होता है रियल जीडीपी। ठीक है, चलो। एट्थ क्वेश्चन, from the given table identify the level of income where average propensity to save becomes 0। ये होगा दोस्तों 100 लेवल पर, क्योंकि जहां पर C इक्वल टू Y हो गया वहां पर S क्या हो जाएगा दोस्तों? 0। तो अपना हो जाएगा B आंसर। B मतलब 100 आंसर हो जाएगा। नाइन्थ, स्टेटमेंट 1, कंजम्पशन एंड सेविंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी। बिल्कुल सही है। हायर लेवल ऑफ इनकम ऑफन लीड्स टू लोअर सेविंग। नहीं, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, देखो आपको याद रखना है कि as soon as income increases, दो चीजों पे इंपैक्ट आता है। कंजम्पशन धीरे धीरे करके प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है, मतलब थोड़ा इनकम से कम, और उसका आधा पार्ट, क्योंकि आप कंजम्पशन कम कर रहे हो तो आपकी सेविंग बढ़ने लगती है। तो भैया सेविंग लोअर नहीं होगी बल्कि बढ़ने लगेगी। तो स्टेटमेंट 2 फॉल हो गया, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। ठीक है। 10th क्वेश्चन, arrange the following the correct sequential order if the government of a nation is trying to curtail the situation of inflationary gap। सबसे पहले आपको टैक्स इंक्रीज करना पड़ेगा, उससे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी और फिर डिक्रीज इन डिमांड होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले आप टैक्स, दूसरा फिर डिस्पोजेबल इनकम और फिर तीसरा। तो दूसरा, फर्स्ट और तीसरा डी हो जाएगा दोस्तों। अपना आंसर डी है। 11th क्वेश्चन, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अपने को एनएनपीएफसी निकालने बोल रहा है, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपने को क्या निकालने बोल रहा है दोस्तों? एनएनपीएफसी। अब देखो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है भैया एक्सपेंडिचर मेथड का। ठीक है, चलो एक्सपेंडिचर मेथड में अपना आंसर क्या आता है दोस्तों? जीडीपी। तो पहले जीडीपी निकाल लेते हैं। जीडीपी एमपी क्या चाहिए? प्राइवेट फाइनल हाउस होल्ड दिया हुआ है 1200, गवर्नमेंट फाइनल 500, फिर चाहिए अपने को जीडीसीएफ दिया है क्या? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बिजनेस फिक्स्ड और पब्लिक फिक्स्ड। तो ये और ये मिलके आ गया अपना जीडीएफसीएफ। तो 800 और 70, 870 आ गया, और उसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा, चेंज इन इन्वेंट्री -50, तो ये 820 हो जाएगा। और एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट मतलब -100। ठीक है, तो ये हो गया 1700 और 820, 2520 -2420, 2420 ये आ गया जीडीपी एमपी। अब 2420 में से अपने को हटाना पड़ेगा माइनस डेप्रिसिएशन 200,
माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 150, और अपने को डी से एन जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना पड़ेगा। तो दो चार 20 में से 270 बेसिकली अपने को क्या करना है, माइनस करना है। तो 270 अगर माइनस करेंगे तो 5 और एक 2150, यस 2150 एनएनपीएफसी। इसमें कुछ खास ध्यान रखने का नहीं था। इसमें ध्यान रखने लायक अगर कुछ मैं बोलूंगा तो ये बोलूंगा कि ये जीडीएफसीए पहली बार ऐसे दिया था, तो इन दोनों को जोड़ते तो थर्ड कंपोनेंट आ जाता। चलो अपने को पढ़ना है 11th का बी, डिस्पोजिशन फेज, एक्सपेंडिचर फेज भी बोलते हैं, ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम which comprises of rent, wages, interest, profit from firm to household. Defend और refute। नहीं, डिस्पोजिशन फेज तो एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है भैया, यहां इनकम की बात कर रहा है। नहीं, डिस्पोजिशन में तो हमको एक्सपेंडिचर करना रहता है। ये जो फ्लो ऑफ इनकम है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं दोस्तों, तो ये रिफ्यूट हो जाएगा। द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। डिस्पोजिशन फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंडिकेट्स फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। तो फ्लो ऑफ स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस किया दोस्तों, फर्म। वेयर एस अब जो ऊपर का स्टेटमेंट है वो ये डिपिक्ट कर रहा है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज की बात कर रहा है। अब फोरसेट स्टेटमेंट डिपिक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन फेज विच इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम विच कंप्राइजेस रेंट से लेके, इंटरेस्ट से लेके, वेजेस से लेके प्रॉफिट, जो कहां से कहां जाने वाला दोस्तों, फर्म से किसकी तरफ जाएगा, हाउस होल्ड की तरफ। चलो दोस्तों 12th क्वेश्चन, state the meaning of autonomous and accommodating item under the balance of payment with the help of an example। ठीक है, अब ध्यान से समझो। ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है, जिसमें कंफ्यूजन होते रहता है। क्या कंफ्यूजन, कि अकोमोडेटिंग आइटम बेसिकली क्या होते हैं और ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं। ध्यान से समझना, ऑटोनोमस आइटम्स मतलब जिसको इंडिया के बीओपी, जो गवर्नमेंट जो बीओपी मेंटेन कर रही है या जो हम पढ़ रहे हैं, तो बीओपी में सरप्लस आएगा कि डेफिसिट आएगा, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन को कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का नाम है ऑटोनोमस, मतलब इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंट मतलब ये जब परफॉर्म किए जाएंगे तो इस थॉट प्रोसेस के साथ नहीं किए जाएंगे कि बीओपी में क्या आएगा, कि हम ज्यादा इंपोर्ट कर लेंगे तो क्या दिक्कत तो नहीं हो जाएगी यार, मतलब हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम तो नहीं हो जाएगा यार, ये सब डिस्कशन नहीं होता। हमारा प्रॉफिट मोटिव है, हमको इंपोर्ट करना है, हमको एक्सपोर्ट करना है, हमको लोन लेना है, हमको लोन देना है। समझ में आ गया। अब इसकी वजह से जो बीओपी में जो डेफिसिट आएगा या सरप्लस आएगा, उस चीज को ठीक करने के लिए जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो होते हैं अकोमोडेट। तो अकोमोडेट इज डिपेंडेंट अपॉन ऑटोनोमस, वेयर ऑटोनोमस इज नॉट डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। अब देखो, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक मोटिव which are independent state of BOP. These transactions generally take place with क्या लिखा है दोस्तों, some economic motive. For example, export of goods, import of goods, कुछ भी बोल लो। Whereas accommodating transaction are those international economic transaction which are undertaken to कवर द सरप्लस डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बीओपी में सरप्लस और डेफिसिट है ना, उसको क्या करने के लिए दोस्तों, उसको कवर करने के लिए। दीज ट्रांजैक्शन आर इंडिपेंडेंट ऑफ इकोनॉमिक मोटिव, इनका बिल्कुल भी प्रॉफिट मोटिव नहीं हो सकता, ये इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लोन लिया, क्यों लोन लिया, टू कवर द डेफिसिट इन बीओपी। तो अगर आप कवर करने के लिए लोन ले रहे हो वर्ल्ड बैंक से, तो ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाएगा दोस्तों, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। चलो 13 क्वेश्चन चलते हैं। 13 क्वेश्चन के पास, सपोज इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बूस्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट विद द डिफेंस प्रोजेक्ट ऑफ 40,000 करोड़। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द लाइकली इंपैक्ट्स ऑफ गिवन सिचुएशन ऑन द इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट। अब ध्यान से समझो, अगर 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी गवर्नमेंट, तो आपको नहीं लगता कि इससे इन्वेस्टमेंट आएगा, और 1 पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम। मतलब अगर इन्फ्यूजन होता है इन्वेस्टमेंट का, तो आपको नहीं लगता कुछ सेक्टर की इनकम बढ़ेगी। जब उन सेक्टर की इनकम बढ़ेगी तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। देखो क्या लिखा है, अज्यूमिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट, एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जनरली लीड्स टू मल्टीपल इंक्रीज इन फाइनल इनकम विच इन टर्न लीड्स टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। मैंने बोला ना कि आपके द्वारा किया गया खर्चा दूसरे की इनकम होगा, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो इनकम और बढ़ती जाएगी। आगे,
इफ इंडियन गवर्नमेंट डिसाइड्स टू इन्फ्यूज एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000 करोड़ इन द डिफेंस प्रोजेक्ट, क्या लाइन लिखी है, it would lead to increase in the demand of goods and services leading to rise in output, employment and consequent increase in income। क्योंकि भैया अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसका मतलब उस पर्टिकुलर सेक्टर में आप मनी सप्लाई बढ़ा रहे हो। उस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो आपको नहीं लगता उस पर्टिकुलर सेक्टर का डिमांड एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ जाएगी दोस्तों। यहां तक चले। 14th बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, इलॉबरेट द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर में 3 फंक्शन होते हैं दोस्तों, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, दूसरा होता है लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट, एक होता है वो कौन सा वाला, क्लेम जो होता है ना, सेटल क्लेम कर देते हैं, वो वाला जो काम होता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये 3 फंक्शन उसके अंदर रहता है। और एक और सुपरवाइजरी फंक्शन होता है, उसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडी मैंने बार बार देख ली है, बहुत सारी केस स्टडी जो सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 में है दोस्तों। ये आप अगर आपको cbseacademics.nic.in में आपको वेबसाइट में जाना पता है, कैसे कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं, अगर आपको पता होगा कैसे वेबसाइट चलाते हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि cbse.academic.nic में आप जाएंगे तो सैंपल क्वेश्चन पेपर 23-24 में इससे रिलेटेड एक केस स्टडी दी है, सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर से रिलेटेड। तो इसको बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर को देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक एंड ऑल्सो एडवांसेस लोन टू देम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये जो लाइन लिखी है ना, ये आपको एज इट इज याद रखनी है अगर क्वेश्चन आ गया तो। इट मेंटेन्स रिजर्व फॉर ऑल कमर्शियल बैंक एंड यूटिलाइज टू सेटल इंटर बैंक क्लेम्स। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व में जो कैश रिजर्व रहता है उसी को इन लोग क्लियरिंग हाउस फंक्शन में यूज करते हैं, एक दूसरी बैंक के एक दूसरे के लिए ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए। फिर लिखा है बीइंग द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम, इट मतलब आरबीआई act as the financier of last resort of the commercial bank, मतलब lenders of last resort। it forward, it मतलब आरबीआई short term credit to the, क्या लिखा है, commercial bank against approved security, ऐसी सिक्योरिटी जो secured है। ये वाला जो पैरा है ना, मुझे लगता है आपको एज इट इज याद रख लेना चाहिए, बहुत बार दिख गया मेरे को। आरबीआई सुपरवाइज रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स ऑफ कमर्शियल बैंक, द रेगुलेशन ऑफ बैंक्स may be related to their licensing, branch expansion, liquidity of asset, management, amalgamation and liquidation। क्या होता है ना, अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अदर एक्टिविटीज के अपार्ट बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है जिसमें आरबीआई का पीरियोडिक इंस्पेक्शन करवाना कमर्शियल बैंक का बहुत जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई 2 बैंक मर्ज हो रही है, भाई ऐसा तो नहीं है एक दूसरे के लिए फायदे के लिए मर्ज कर रहे हैं, क्योंकि एक की लायबिलिटी ज्यादा है तो लायबिलिटी पे ऑफ नहीं हो रही तो एक दूसरी बैंक उसको खरीद ले। ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। जितने एटीएम कार्ड फैसिलिटीज हैं, लोन की जो फैसिलिटी है, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि विदाउट डॉक्यूमेंटेशन लोन जा रहा है, ऐसे में फ्रॉड होने के चांसेस है। तो ये जो पीरियोडिक इंस्पेक्शन है वो किस सेंस में करती है, सुपरवाइजरी वाले फंक्शन के फीचर में करती है। 15th क्वेश्चन, सपोज एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सुनते ही आपके दिमाग में 2 चीजें क्लिक करनी चाहिए। कौन सी 2 चीजें दोस्तों, ये 2 चीजें, AD शुड बी इक्वल टू AS एंड S इक्वल्स टू I। आगे क्या लिखा है, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, I निकालने बोल रहे हैं। क्या क्या दिया, नेशनल इनकम दिया है 40,000, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया है। जैसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया, मैं बाजू में लिख लूंगा भैया MPS, और ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया था तो इससे मैं -C बार भी निकाल लूंगा -100। तो ठीक है, अपन S और I वाले फॉर्मूले से चलते हैं। S और I में I कितना हो जाएगा, I कैलकुलेट करना है तो I को I रहने देते हैं, और S में अपन इक्वेशन बनाते हैं -C बार 1 - B इंटू Y। I तो निकालना है, -C बार अभी हमने देखा 100, ये हो जाएगा 0.2, और इनकम हो जाएगी दोस्तों 40,000 करोड़। इसको मैं थोड़ा सा उधर लिख लेता हूँ, 40,000 करोड़ इक्वल्स टू I। ये हो गया दोस्तों -100, 0.20, ये आ जाएगा 8,000 आएगा, हाँ 8,000 इक्वल्स टू I, और ये हो जाएगा 7,900। I कितना आ गया दोस्तों, 7,900। आगे चलते हैं,
15th का बी, with the objective of correct deflation, ठीक है, डेफिसिट डिमांड है, ध्यान से समझो, अगर डिफ्लेशन लिख दिया ना तो पहले ध्यान रखना मनी सप्लाई बढ़ाना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिक्रीज द बैंक रेट, बिल्कुल सही है। डिस्कस द रैशनल बिहाइंड द स्टेप टेकन बाय, भैया देखो डिफ्लेशन है तो मनी सप्लाई बढ़ाना है। मनी सप्लाई क्या है? बढ़ाना है दोस्तों। मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? जो बैंक रेट है, ये जो बैंक रेट है दोस्तों, इसको क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। बैंक रेट डिक्रीज हुआ मतलब आरबीआई ने जो लोन देती है कमर्शियल बैंक को, उस रेट को क्या कर लिया दोस्तों? डिक्रीज कर लिया। अब अगर रेट डिक्रीज हुआ तो कमर्शियल बैंक भी जो पब्लिक को लोन देती है, उस इंटरेस्ट रेट को भी वो क्या कर देंगे? चीप कर देंगे। तो आपको नहीं लगता पब्लिक लोन लेने में इंकरेज होगी और लोन ज्यादा जाएगा और इससे मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? थोड़ा सा बढ़ेगा। आंसर पढ़ते हैं। टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में डिक्रीज बैंक रेट विच मे लीड टू रिडक्शन इन लेंडिंग रेट बाय कमर्शियल बैंक्स, विच मे लीड टू अ रिडक्शन इन द लेंडिंग रेट्स। लेंडिंग रेट्स मतलब पब्लिक को जिस रेट पर लोन देंगे वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस मतलब चीप हो जाएगा। दिस में मेक बोरोइंग चीपर फॉर जनरल पब्लिक। मैंने बोला ना कि उनको इंकरेज होंगे वो लोग, देयर बाय इंकरेजिंग देम टू बोरो मोर। एज अ रिजल्ट aggregate demand in the economy may increase, consequently correcting the situation of deflation in the economy। चलो 16 का ए पढ़ते हैं दोस्तों। With valid reason classify the following into capital receipt and revenue receipt। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड, पहली बात तो जो डिविडेंड है ना दोस्तों, वो लायबिलिटी और एसेट को इंपैक्ट नहीं करता, ये रेगुलर इन नेचर है। जब जब प्रॉफिट आएगा तब तक आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो डिविडेंड रिसीव बाय गवर्नमेंट फ्रॉम अ महारत्न कंपनी, ये रेवेन्यू रिसीट है दोस्तों। रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सेल हुआ मतलब ये हो गया भैया एसेट चली गई मतलब पैसा तो आ गया लेकिन एसेट चले गई, तो कैपिटल रिसीट। डेट क्लियर्ड बाय श्रीलंका गवर्नमेंट टू द इंडियन, तो हमको रिकवरी हुआ लोन का, हमारे पास रिकवरी ऑफ लोन, और लोन रिकवरी हुआ मतलब हमारे डेटर खड़े थे। डेटर के फॉर्म में कौन खड़ा था? श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका ने हमें जो लोन है वो रिकवर कर लिया, हमको पैसा आ गया, तो हम ये डेटर हटा देंगे, बाप रे, हटा देंगे तो एसेट क्या हो जाएगी? कम। एसेट कम होना मतलब कैपिटल रिसीव, तो रेवेन्यू कैपिटल, यहां तक चले, लिखा है रिड्यूसेस एसेट, रीजन भी लिखना है। 16 का बी का फर्स्ट, गवर्नमेंट बजट कैन बी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? यस, प्रेजेंट वैलिड आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ योर आंसर। देखो हम क्या कर सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में जो रिड्यूस करना है इनकम एंड वेल्थ के बीच जो इनइक्वालिटीज है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम रिच पे टैक्स ज्यादा लगाएंगे, उनकी परचेजिंग पावर को वीक करेंगे, तो प्लस यहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा इसको पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर या पुअर पीपल पर खर्च कर सकते हैं। अब पुअर पीपल पर खर्च करने का मेन रीजन है कि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस करना है, क्योंकि इनके पास इतना तो पैसा नहीं है कि खुद से क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर ले, अपनी खुद की एनहांस कर ले। तो यहां क्या है, हम क्या करेंगे, गुड्स पर या फिर सर्विसेज पर जो रिच लोगों के लिए है, या जो है जो अफोर्डेबिलिटी उनके लिए बहुत आसान है, या फिर उन पे ही, उनकी इनकम पे ही टैक्स क्या लगा देंगे? ज्यादा। देखो क्या लिखा है, The government budget objective of redistribution of income aims to bring about equality in the distribution of income. Government can reduce inequalities of income. क्या लिखा है दोस्तों? क्या लेके आके? Through tax and public expenditure. तो पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्स में यूज क्या होगा? जो टैक्स वाला प्रोसीजर है वो किस पे यूज होगा? रिच पे यूज होगा। और जो स्पेंडिंग है दैट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर है, क्या है दोस्तों? पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो कहां यूज होगा? पुअर पर यूज होगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है तो उनके ऊपर खर्च करेंगे और रिच से टैक्स लेंगे। देखो क्या लिखा है, इट में इंपोज हाई टैक्सेस ऑन द रिच टू, क्या लिखा है याद रख लेना, रिड्यूस देयर डिस्पोजेबल इनकम। फर्दरमोर गवर्नमेंट में इंकर मोर पब्लिक एक्सपेंडिचर, किसके लिए दोस्तों? फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर, लाइक प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज एक्सेट्रा। ऐसा करके गवर्नमेंट ट्राइज टू ब्रिज द गैप, ये जो गैप है इसमें जो इतना बड़ा जो गैप है इसको भरने के लिए, ब्रिज को गैप को ठीक करने के लिए हम उन पर टैक्स लगाएंगे और पुअर पर पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे। स्टेट द मीनिंग एंड फॉर्मूला ऑफ फिस्कल डेफिसिट। Fiscal deficit refers to the excess of government's total expenditure over total receipts
एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ऑफ द करेंट ईयर। और फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। 17th का ए, in the past few decades Indian economy has been fairly benefited by positive externality created by rapid rise in the infrastructure। इंडियन इकोनॉमी, आंसर क्या लिखा है, इन द पास्ट 5 decades इंडियन इकोनॉमी हैज एक्सपीरियंस्ड अ रैपिड राइज इन इंफ्रास्ट्रक्चर। Infrastructure development is a core element in promoting economic growth and attracting foreign investment for sustainable production and productivity। अब यहां जो लाइन पढ़ने वाले इसको ध्यान से पढ़ना दोस्तों, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। The benefits of infrastructure development may be enjoyed by people without paying for the same। अगर मैं एक NH रोड या फिर मैं एक टनल या फिर मैं एक पुल यूज कर रहा हूं तो मेरे को उसको यूज करने के लिए कुछ पे नहीं करना है। सर टोल टैक्स तो दे रहे हो, टोल टैक्स सिर्फ आप एक सीमा क्रॉस कर रहे हो, एक बैरियर तोड़ के या बैरियर को क्रॉस करके एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो तो वो टोल टैक्स ले रहे हो। पुल पे चढ़ने के लिए आपसे टैक्स नहीं लिया जा रहा। तो देखो क्या लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है may be enjoyed by the people without paying for the same, hence such infrastructure development किधर आएगा, वेलफेयर, वो भी कौन से वे में, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में। क्यों, क्योंकि आपको वेलफेयर तो हुआ, आपको फायदा तो हुआ, आप उस रोड से गए, आपने उस पुल का यूज किया, आप जल्दी पहुंचे, आपको टाइम नहीं लगा, आपने ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का फायदा उठाया, आपको बेनिफिट हुआ, लेकिन आप उसके लिए कुछ पे नहीं किए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। आगे चलते हैं, स्टेट द स्टेप्स पर्टेनिंग टू द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। सबसे पहले आपको डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई और क्लासिफाई। कौन कौन से इसमें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, नेमली इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। हर सेक्टर का आपको ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालना है, एस्टिमेट एंड ऐड ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ईच सेक्टर टू अराइव एट जीडीपीएमपी। और फिर जीडीपीएमपी में से आपको माइनस करना है डेप्रिसिएशन, माइनस करना है एनआईटी और प्लस करना है एनएफआईएफए। तो क्या लिखा है, फाइनली एस्टिमेट एंड डिडक्ट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अराइव कहां पर दोस्तों, नेशनल इनकम पर। इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। चालू करते हैं दोस्तों नया टॉपिक अपना, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 18th क्वेश्चन असर्शन और रीजन बेस्ड है। लाइसेंस परमिट राज वाज अ मेजर ऑब्स्टिकल फॉर ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। रीजन, प्राइवेट सेक्टर वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन ऑब्टेनिंग लाइसेंसेस रादर देन ऑन इंप्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है दोस्तों। इसीलिए प्राइवेट सेक्टर क्या नहीं कर पाया, ग्रोथ नहीं कर पाया। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। पहले में क्या बोल रहा है कि ऑब्स्टिकल था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ नहीं ला पाने का सबसे बड़ा रीजन था लाइसेंस परमिट राज। और लाइसेंस परमिट राज क्यों नहीं ग्रोथ दिलवा पा रहा था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का बहुत सारा खर्चा लाइसेंस को लेने में जा रहा था, रादर देन वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। 19 आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इंडिकेट्स towards incorrect compounds combination of agriculture marketing system। assembling, storage, processing, packaging बिल्कुल होता है, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन नहीं, असेंबलिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, ग्रेडिंग होता है, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन ये भी होगा, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, वो है बी दोस्तों, इनकरेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है। 20th question, statement based, China has used the market mechanism to create additional social and economic opportunity for its citizen। बिल्कुल सही है। In China, social infrastructure created by government brought positive result in human development indicators। बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखेंगे, स्टेटमेंट को ही याद रखेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये याद रखेंगे, चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो चाहे डिफेंड और रिफ्यूट वाले क्वेश्चन। 21 Statement 1, as per National Sample Survey Organization NSSO, unemployment is a situation in which all those who owing to lack of work are not working but seeking work from prospective employers express their willingness to work under the prevailing condition of work and remuneration। बिल्कुल सही है। Statement 2, disguised employment is generally a massive problem in a highly populated country like India। दोनों ही सही है दोस्तों, क्योंकि जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगा वहां डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी।
22 under the British rule, commercialization of agriculture resulted in shifting of agriculture production from food crop to cash crop. Food crop to cash crop. C. Economic reforms were introduced in the year in India 1991 and in Pakistan 1988. ठीक है. Dash farming is the system that restores, maintain and enhances the ecological balance. Organic farming होगा दोस्तों. 25th assertion reason. The development experience of India and Pakistan have a lot of similarities. Both India and Pakistan laid emphasis on creating a large private sector. नहीं, रीजन गलत है. असर्शन सही है, बिल्कुल सही है, रीजन गलत है, क्योंकि दोनों ही कंट्री ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था दोस्तों किसको? पब्लिक सेक्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस. ठीक है, आपको तो पता ही है आईपीआर में, इंडिया की अगर बात करें तो आईपीआर में पब्लिक सेक्टर, फिर उसके अगर आप बात करें शेड्यूल सी में प्राइवेट सेक्टर था, लेकिन ज्यादातर किसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा था? पब्लिक सेक्टर. तो घुमा फिर लाइसेंस शेड्यूल सी में प्राइवेट सेक्टर के हाथ में तो था, लेकिन लाइसेंस देना किसके हाथ में था? वो था पब्लिक सेक्टर के हाथ में. 26. Identify which of the following is not a correct function of environment. Exclusion of waste, sustenance of life, ये तो करता है. Provide aesthetic service, ये भी करता है. तो हो जाएगा exclusion of waste. exclude नहीं करता भैया, वो तो absorb करता है waste को. In the decade of 1970, Pakistan nationalized its capital good. याद रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है. 1970s में कौन सी इंडस्ट्री को डीनेशनलाइज्ड किया था? सॉरी, नेशनलाइज्ड किया गया था. आगे चलते हैं. 28. फार्म सब्सिडीज पुट अ ह्यूज बर्डन ऑन द गवर्नमेंट फाइनेंस बट आर नेसेसरी फॉर द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर. गिव जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट. बिल्कुल सही है. क्या हो रहा है ना, हमारी कंट्री में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स है जो पुअर फार्मर है या मार्जिनल फार्मर है. पुअर और मार्जिनल फार्मर मतलब क्या होता है कि ये लोग उतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं कि ये लोग इन्वेस्ट कर सके ग्रीन रेवोल्यूशन की सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटी पर. तो अगर हम सब्सिडी नहीं लाएंगे ये मानकर कि यार गवर्नमेंट पे तो ह्यूज बर्डन है, तो जो पुअर फार्मर और मार्जिनल फार्मर है ये ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा कभी शायद नहीं उठा पाए और इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ बढ़ते रहेगा. और जो आपका मेजर गोल था 5 ईयर गोल प्लान्स का, जो ऑब्जेक्टिव था इक्विटी, वो शायद अचीव ना हो पाए. इन इंडिया मोस्ट फार्मर्स मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड एक्सपेंसिव एग्रीकल्चर इनपुट. क्या लिखा है? क्यों? विदाउट सब्सिडीज. Eliminating subsidies may increase inequalities of income between rich and क्या लिखा है? Poor farmer. Hence, to encourage poor and small farmers to adopt the latest technology, it becomes imperative. बहुत ज्यादा जरूरी क्या? सब्सिडी प्रोवाइड की जाओ. डिस्पाइट ये दिमाग में पता है हमको कि गवर्नमेंट के ऊपर क्या है, बहुत बड़ा बर्डन है, ये बर्डन है, ये बात हमें पता है, फिर भी गवर्नमेंट को सब्सिडी देना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्म हमारी कंट्री के पुअर है और वो शायद ये इनपुट्स अफोर्ड ना कर पाए. 28 का बी. डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द ग्रोथ जर्नी ऑफ इंडिया. देखो क्या होता है ना, कार्व कमिटी 1955 के हिसाब से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस देना क्यों जरूरी था? क्योंकि कार्व कमिटी के हिसाब से उन्होंने ये बोला था कि रूरल एरिया को अगर आपको डेवलप करना है तो लोकेशनल फ्लेक्सिबल वाली इंडस्ट्रीज को ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. और लोकेशनल फ्लेक्सिबल मतलब वो छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे सेमी अर्बन सिटी या अर्बन एरिया के आसपास एरिया में भी अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं. दैट इज एसएसआई, क्योंकि वो लोकेशनल फ्लेक्सिबल है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या करती है? कैपिटल इंटेंसिव होती है, क्योंकि उनके पास पैसा है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठाकर वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में या लार्ज स्केल प्रोडक्शन के चक्कर में कैपिटल इंटेंसिव, दैट इज मशीन यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के. वेयर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव होती है, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी. तो ये एक फायदा. SSI have played a significant role in growth of journey of India. Small scale industries require less capital and are highly labor intensive. Thus a labor abundant economy like India. India में labor surplus बहुत है. SSI have generated employment opportunities in both rural and urban area. Moreover, SSI have the potential to utilize limited funds. ये याद रखना, more judicially to generate revenue for their investors. Hence SSI have contributed immensely to the GDP of Indian economy. देखो क्या हो रहा है ना,
एसएसआई एक तो लोकेशनल फ्लेक्सिबल है और कम फंड में भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। छोटे छोटे बिजनेस, अचार उद्योग, पापड़ उद्योग, ठीक है, सिलाई उद्योग, ये जो छोटे छोटे बिजनेस है इसमें स्मॉल फंड की रिक्वायरमेंट होगी। स्मॉल फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो छोटे कैपिटल वाले भी लोग इंडस्ट्री में एज ए एसएसआई के इन्वेस्टर्स के रूप में आ सकते हैं। 29 goal of equity was fully served by abolition of intermediaries in agriculture in the post independence period of India. Do you agree with the given statement? नहीं, goal of equity was not fully served by abolition of intermediary, क्योंकि जमींदारी सिस्टम को हटाने के बाद भी कुछ जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, वो आज भी जमींदार का एज ए जमींदार का फायदा उठा रहे थे। कुछ लोगों ने इस जमींदारी सिस्टम का जो लॉ आया था ना, इस लॉ को अप्लाई होने में डिले करवाया, प्रोटेस्ट करके, या हम नहीं मानेंगे ऐसा करके डिले करवाया। तब तक के क्या किया कि इस पीरियड में उन्होंने या तो अपनी लैंड किसी को ट्रांसफर कर दी या अपने आप को कल्टीवेटर मान दिया, टेनेंट को हटा दिया, मतलब बहुत सारा लेजिस्लेशन में बहुत सारा लूप होल ढूंढ के उन्होंने इस प्रोसेस को डिले करवाया। इसका मतलब कि ये जो गोल ऑफ इक्विटी है ना वो फुल्ली सर्व नहीं हो पाया। क्या लेके आके? अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी लाके। नो, the goal of equity was not fully served by abolition of intermediary, as in some area of erstwhile zamindar, जो पहले थे जमींदार, continue to own large areas of land by making some use of loophole in the legislation. कुछ केसेस तो ऐसे भी थे where tenants को हटा दिया गया and landowner claim to be क्या दोस्तों? self cultivator. Even when the tillers got ownership of the land, poorest of the agricultural labor did not benefit from the land reform. मतलब कुछ गरीब लोगों को तो ओनरशिप मिल भी गई, लेकिन वो इतने गरीब थे कि कोई इनपुट खरीदना उन लोगों के लिए इतना आसान नहीं था। तो या तो आपको लैंड मिली नहीं क्योंकि जमींदार ने लेजिस्लेशन के लूपहोल का यूज किया, और अगर आपको जमीन मिल भी गई तो आप इतने पुअरेस्ट ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर हो कि आप उस चीज का फायदा नहीं उठा पाओगे। 30th, National Education Policy 2020 of India stresses a lot in service teachers training, मतलब on the job training. In the light of given statement, state and explain any two advantage of such on the job training. On the job training से क्या होता है ना, आपकी स्किल्स बढ़ती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और जब आपकी एफिशिएंसी और स्किल बढ़ती है ना, तो जिस भी रिसोर्सेज का यूज करते हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे मैनेजेरियल रिसोर्सेज हो, मैनेजेरियल एबिलिटी हो, उसका बहुत अच्छे से प्रयोग कर पाते हो। On the job training, teacher is important for teachers for the upliftment of the education sector of any nation. As an important source of human capital formation, such training help to bridge the gap between theoretical concept and practical experience. क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, टीचर्स को क्यों देना चाहिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग? क्यों? क्योंकि वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बीच में बहुत बड़ा जो गैप है, मतलब थ्योरेटिकल में तो सबको याद है, लेकिन अगर बच्चों को पूछा जाए, टीचर को पूछा जाए कि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको इसको पता है क्या, तो नहीं पता। तो ऐसा नहीं पता वाला केस ना हो किसी स्कूल में, या ज्यादा से ज्यादा स्कूलों तक जो टीचर्स हैं उनको उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाना चाहिए। It enhances the professional skills of teacher by updating them about changing environment. टीचिंग पेडागॉजिस्ट मतलब होता है, जो टीचिंग पेडागॉजिस्ट मतलब होता है, ये जो टीचिंग की जो कैपेबिलिटी होती है कि कैसे एक स्टूडेंट के हिसाब से उस तक, उस पर्टिकुलर चैप्टर को, उस पर्टिकुलर लेसन को, उस पर्टिकुलर थ्योरी को कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि एज ए टीचर आप सेम टाइप की थ्योरी, सेम टाइप के कंसेप्ट के थ्रू हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि हर बच्चे का ग्रास्प करने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। तो इसलिए टीचर को ऑन द जॉब ट्रेनिंग के थ्रू जो बड़े उनके सुपीरियर होंगे या जो उनको समझाने वाले होंगे, जो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग देने वाले होंगे, ये उनको अलग अलग तरीके समझाएं। डिफाइन कैजुअल वेज लेबर। A casual wage labor is a person who is casually engaged, क्या बात है, in other farm or non-farm enterprises, in return receive wages according to the terms of daily or periodic work contract। मतलब इनको रेगुलर इंटरवल में तो आपको पैसा नहीं मिल पाएगा। Elaborate any two reason owing to which lesser number of women are found in regular salaried employee। देखो बहुत सिंपल है, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड के लिए ना स्किल और एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। जो मेल प्रेफरेंस चाइल्ड जो कम्युनिटी है हमारी कंट्री में, मेल प्रेफरेंस चाइल्ड, वो लोग को तो मिल जाएगी। व्हेन इट कम्स टू वुमेन,
सोशल बैकवर्डनेस, सोशल थिंकिंग, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के कारण शायद वो वुमेन को वो वाला एजुकेशन स्किल ना मिल पाए जो रेगुलर सैलरीड वाला वर्क मांगता है या फर्म मांगती है। दूसरा, अगर उसके पास स्किल्स है, उसके पास नॉलेज है, वो एजुकेटेड इनफ है, लेकिन जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय जो 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 फर्म है वो अर्बन एरिया में जो जॉब मिलने वाली, आपको उसके लिए रूरल एरिया से अर्बन एरिया जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मोबिलिटी कंस्ट्रेंट की वजह से, लड़कियों की मोबिलिटी कंस्ट्रेंट की वजह से वो जाने नहीं देंगे। क्लियर हो गया? देखो क्या लिखा है, these jobs require higher level of skills. Many women in India do not possess required educational qualification and professional skills. Social constraints like family responsibility to the lack of mobility among women creating a hindrance to seek employment on regular basis. Define worker population ratio. Worker population ratio is defined as the total number of worker in a country divided by population. It is represented in a percentage. ठीक है, easy question था। 31. Scholars find sun preference as a common phenomenon in India, Pakistan and China. Justify the given statement in the light of skewed sex ratio. Skewed मतलब बहुत ही uneven. Owing to traditional and socio-economic reasons, sun preference is common in India, Pakistan and China. Due to this, the sex ratio is skewed, that is low and biased against female in all the three nations. आगे चलते हैं। B. State any two liberty indicator. Liberty indicator में क्या है, ध्यान से समझो। लिबर्टी इंडिकेटर क्या होता है? किसी भी कंट्री में ध्यान से समझना, किसी भी कंट्री में अगर वहां के जो कॉमन पीपल, जो वहां की पॉपुलेशन है, वो लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में अगर उनके राइट्स को न छीना जाए या उनको डिसीजन मेकिंग पावर में कंट्रीब्यूशन देने का अलाउंस मिले कि आप पॉलिटिकल जो चेंजेस आ रहे हैं या पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में आप अपना भी कोई ओपिनियन दे सकते हो, फ्रीडम टू स्पीच है, तो उसको बोलते हैं लिबर्टी इंडिकेटर। द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू द राइट्स ऑफ सिटीजन and the extent of constitutional protection of the independence of the judiciary and rule of the law. मतलब बेसिकली लिबर्टी इंडिकेटर में लिबर्टी, फ्रीडम इंडिकेटर कैसे पता करेंगे? तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, लॉ से आपके राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा और लॉ से आपके जुडिशरी मतलब लॉ के थ्रू आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा हर टाइप के लॉ या हर टाइप के कानून के लिए। 32. Elaborate how economic reforms process India impacted the following. Agriculture sector, industrial sector. Agriculture sector तो बहुत पुअरली अफेक्ट हुआ, बहुत पुअरली इसलिए अफेक्ट हुआ क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में नेग्लेक्ट किया गया एग्रीकल्चर को। पब्लिक इन्वेस्टमेंट हटा दिया इरिगेशन से, पब्लिक इन्वेस्टमेंट हटा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर से। इवन कई गवर्नमेंट ने तो ये डिसीजन लिया कि सब्सिडी हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई? एट द सेम टाइम एलपीजी के कारण बाहर से एग्रीकल्चर गुड्स इंपोर्ट हो रहे थे और इंडिजीनियस दैट इज डोमेस्टिक जो एग्रीकल्चर गुड्स थे उनको सीधा कंपटीशन मिल रहा था। तो हमारे एग्रीकल्चर गुड्स स्टैंड आउट ही नहीं कर पा रहे थे, हम खड़े नहीं रह पा रहे थे उनके सामने क्योंकि वो तो बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को तो बहुत पुअरली परफॉर्म किया, बहुत पुअर इंपैक्ट, मतलब बहुत नेगेटिव इंपैक्ट। द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द रिफॉर्म प्रोसेस ड्यू टू रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, स्पेशली कौन से सेक्टर में? इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्दर मोर पार्शियल रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी लेड टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच हैड सेवरली अफेक्टेड द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। इंडस्ट्रियल सेक्टर performed poorly in the reform period as the demand for domestic industrial product decreased. क्यों? क्योंकि cheaper imports, moreover the infrastructure facility जो चाहिए थी, power supply remained inadequate due to lack of public investment. ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। एलपीजी पॉलिसी में जाएंगे आप, एलपीजी पॉलिसी के अप्रेजल में जाएंगे आप, अप्रेजल में जाएंगे तो आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो प्लीज ये पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे दोस्तों अप्रेजल पॉलिसी। आगे चलते हैं 33। वी आर वन अर्थ वन फैमिली एंड वी शेयर वन फ्यूचर इज द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन स्टेटमेंट।
In this statement, the leader pledged to resolve to fully and effectively implement the 2030 agenda and the Sustainable Development Goals (SDGs). The leader's commitment contained in the declaration statement reflect the philosophy of living in the harmony with our surrounding ecosystem. The declaration recognizes the cascading challenges and crises that have reversed gain on the 2030 agenda of SDGs. अब इसमें क्वेश्चन क्या है? State and discuss the importance of collective fight in the achieving SDGs. Collective fight in the achieving SDGs will be the instrumental in the effective and timely implementation of G20 2030 action plan by eliminating hunger and malnutrition. किस पे फोकस है? Eliminating hunger and malnutrition, strengthening the global health, ensuring implementation of One Health approach and delivering quality education. पहला ध्यान रखना SDGs. Discuss briefly the action plan of G20 leaders in promoting One Health approach. The action plan of G20 leaders in promoting One Health approach is to accelerate strong, sustainable, balanced and inclusive growth and full effective implementation of 2030 agenda. यहां से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, it also aims to pursue low carbon, environmentally sustainable development pathway and reforms for better, comprehensive, more effective finance avenues. ये वाला केस स्टडी करके जाना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. 34. Discuss any two measures initiated by government to improve agriculture marketing in India. Transparent and orderly arrangement of regulated market और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को और बढ़ावा देना. ये दो ही सबसे बड़े एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किए थे? दो मेजर्स इनिशिएट किए थे. टू मेजर इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग. सबसे पहला, टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन. याद रख लो दोस्तों, ये लाइन हमेशा के लिए याद रख लो. और दूसरा है, गवर्नमेंट टुक मेजर टू एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज सच एज रोड्स, रेलवे, वेयरहाउसेज, कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स. Elaborate the importance of credit in rural development. पिछले जो सैंपल पेपर था 2 मतलब 5821 उसमें रूरल बैंकिंग की जगह ये जो लिखा है ना इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट, उसकी जगह माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स लिखा है. तो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, वहां पे माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में बात किया, यहां क्रेडिट के बारे में बात किया, ऑलमोस्ट सेम. ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन प्राइमरली ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, infusion of capital from time to time to realize higher productivity in agriculture and non-agriculture sector. इन दो सेक्टर की प्रोडक्टिविटी कब हायर होगी दोस्तों? जब उनको टाइम टू टाइम क्या मिलता रहेगा? पैसा टाइम टू टाइम मिलता रहेगा. अब क्या लिखा है? एज द जेस्टेशन पीरियड ड्यूरेशन बिटवीन क्रॉप सोइंग एंड रियलाइजेशन ऑफ इनकम. मतलब क्या, जब आपने खेती में क्रॉप सो किया, वहां से लेकर जब आप उस जो फूड प्रोड्यूस है उसको हार्वेस्ट करके उसको सेल करोगे, और सेल करने से जो पैसा रियलाइज होने वाला है, ये यहां तक के पूरे टाइम को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं. इस टाइम पे आपको पैसे चाहिए, ये क्योंकि बहुत लंबा टाइम होता है. हेंस रूरल क्रेडिट इज रिक्वायर्ड टू मीट देयर इनिशियल इन्वेस्टमेंट नीड्स ऑफ सीड, फर्टिलाइजर, इम्प्लांट्स एक्सेट्रा. तो रूरल क्रेडिट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर other expenses like improving soil quality, machinery and irrigation facilities. आगे B, 34 का B, India can transform itself knowledge based economy by using information technology to justify the given statement. देखो भैया, किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए आईटी सेक्टर का ग्रोथ करना बहुत जरूरी, क्योंकि आज की दुनिया में अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन और आईटी ग्रोथ अगर आपको मिल रहा है आपकी कंट्री में, तो आप अपने बिजनेस को आसानी से एक्सपांड कर पाओगे. बहुत सारी प्रॉब्लम मतलब जैसे रूरल एरिया और अर्बन एरिया में जो कम्युनिकेशन गैप है, रूरल एरिया में जो सर्विस सेक्टर को लेके जो गैप है अर्बन एरिया से के कंपैरिजन में, ये सारी चीजें हट सकती हैं. इंडिया कैन ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आईटी एक्ट एज अ टूल फॉर releasing the creative potential and knowledge embedded in the society. यहां से अच्छे से याद रखो, the use of email even by the villagers, e-governance and some indicator such transformation. Hence with the successful use of IT, India can move
its economy to a higher growth trajectory based on the knowledge landscape। मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ ना मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर से सीमित नहीं रहेंगे, हमारा इकोनॉमी से ये भी कंट्रीब्यूशन आएगा कि हमारी कंट्री का आईटी सेक्टर, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रहा है। It is necessary to generate employment in the formal sector rather than informal sector, justify the given statement। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है ना, जो फॉर्मल सेक्टर है दोस्तों, जो फॉर्मल सेक्टर है वो आपको क्या बेनिफिट दे रहा है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, पहला दे रहा है। दूसरा आपको प्रोटेक्शन दे रहा है थ्रू लेबर लॉ, थ्रू लेबर लॉज। और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर्मल सेक्टर की जो इनकम होती है वो इनफॉर्मल सेक्टर के कंपैरिजन में ज्यादा रहती है, और इनके पास एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर नहीं कर पाएगा। इन द फॉर्मल सेक्टर वर्कर कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन and are entitled to fair wages and other social security measures, whereas worker in the informal sector do not get regular income, also they do not have any protection regulation from the government। तो इसीलिए एक स्टेटमेंट है, hence formal employees are in better position to as compared to informal sector employees। therefore ये सही है कि it is essential to generate employment in the formal sector rather than informal sector। यहां पे खत्म होता है दोस्तों अपना 5841। शुरू करेंगे इसके जस्ट बाद 5851, जो कि 2024 का लास्ट अपना PY की होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, सीरीज खत्म होगी लास्ट वीडियो के बाद।